पता चल रहा है कि चंडीगढ़ नाम कि इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह। और मैं जाता था 2 नाटक वो करने के लिए, एक हिंदी और एक भोजपुरी। तो थिएटर का लत वहां से शुरू हुआ। कितना सुखद लगा या फिर कितना संघर्ष। पूरी तरह से कॉमर्स बना दिया, सिनेमा को व्यवसायिक बना दिया। सारी चीजें, सारी प्रतिभा, सारे टैलेंट अंदर ही है। जो मैंने 2 भोजपुरी में डाली है वो पहली बार हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। कैसा क्या योगदान आप किस तरीके से अगर व्यक्तित्व का निखार नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है, प्रेम योग, प्रेम वियोग, प्रेम औषधि, प्रेम रोग, प्रेम मोह है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा गुप्ता अपडेट इंडिया के द सक्सेस स्टोरी प्रोग्राम में आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी आवाज़ के हम कायल हैं और हम सब उन्हें चेहरे से तो जानते ही हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को आज हमें जानने का मौका मिला है, क्योंकि आज वो चंडीगढ़ में हैं। सभी जानते हैं कि वो अभिनेता भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और अब वो एक कवि भी हैं। तो आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं श्री अखिलेंद्र मिश्र जी का अपडेट इंडिया पर। नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। हमारे शहर चंडीगढ़ में जी। तो आप चंडीगढ़ में आप आए हैं, पहली बार दफा आए हैं शायद आप? नहीं, चंडीगढ़ में पहले आया हूँ। और आज का आपका जो ये दौरा था चंडीगढ़ का, ये कैसा रहा? आप कहाँ कहाँ घूम के आए? हाँ, चंडीगढ़ का आज का मेरा जो ये दौरा था, ये एक तीर्थाटन था जी। और ये बड़ा ही अद्भुत मेरे लिए अनुभव है कि आज मुझे पता चला कि चंडीगढ़ नाम क्यों है। जी सर। चंडी का गढ़। हाँ जी। तो मैं चंडी माता के यहाँ भी गया, मनसा माता के यहाँ भी गया, कालका माता के यहाँ भी गया और सती माता के पास भी गया। तो जितनी चंडी हैं, जितनी माँ भगवती की सिद्धपीठ और शक्तिपीठ है, वहाँ गया मैं। और मुझे अब पता चल रहा है कि चंडीगढ़ नाम क्यों है। तो ये तो बड़े भाग्यशाली हैं चंडीगढ़ के लोग और मोहाली के और पंचकुला के लोग की माता यहाँ विराजती हैं और ऊपर नैना देवी हैं। तो ये और अद्भुत बात है। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। मतलब इस बार मैं ये कहूँ 2 शब्दों में तो चंडीगढ़ आना सफल हो गया मेरा। जी सर। हम लोग भी जैसे कि यहाँ पंचकुला या चंडीगढ़ के जितने भी लोग हैं, जब कोई काम नया शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जरूर होता है कि पहले मनसा देवी जाके अपना मत्था जरूर टेक के आए, ताकि हमारा ये काम जो है वो शुभ रहे। तो आप जाते समय आपने ये माँ मनसा को प्रणाम किया, तो आपकी यात्रा बहुत शुभ हुई है। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चंडीगढ़ वासियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, सबको प्रणाम। सर, आपकी जैसा कि इत्तेफाक में आपके लिए कुछ 2 लाइनें कहना चाहूंगी, दोस्तों को सुनाना चाहूंगी कि इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह, इस जहां में बनाता है आदमी अपनी जगह खुद ही। बहुत खूब, धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके बारे में जाना और समझा कि आपने जो स्टडी शुरू की थी वो विज्ञान से शुरू की। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आपका अध्यात्म में भी उतना ही गहरी रुचि रही है। फिर आप साहित्य में, थिएटर में, अभिनय में इतने सारे आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व के इस समय आप हम कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। तो थिएटर की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जीवन बहुआयामी है। जीवन में एक आयाम तो है नहीं। अब ये निर्भर करता है कि कौन मनुष्य, कौन व्यक्ति, कौन कितना उसको एक्सेल करता है, उस आयाम को कितना कवर करता है, किस किस आयाम में वो गोता लगाता है, ये निर्भर करता है। तो मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हूं। मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी गुरुकुल में हुई। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं डीएवी में पढ़ा हूं। फिर मैं सरकारी स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया हूँ, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन किया था, प्रथम राष्ट्रपति जो भारतवर्ष के, आज़ाद भारत के। और फिर मैंने बिहार विश्वविद्यालय राजेंद्र कॉलेज छपरा से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया मैंने। और मैं थ्रू विज्ञान का ही छात्रा, भौतिकी का, और शोध में बड़ा मन लगता था। बड़ा लगता था कि हम भी एक वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ ऐसा बनेंगे। माँ चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं,
लेकिन इंजीनियरिंग में मेरा हुआ नहीं। और जबकि हमने तैयारी की, हमने कोचिंग की, उसकी तैयारी की, आईआईटी दिया, हमने अपने यहाँ के बीआईटी दिया बिहार में, जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, नहीं हुआ मेरा। और मैं तब तक भौतिकी ऑनर्स कर लिया मैंने। और थिएटर चल रहा था मेरा। मैं 8वीं क्लास में था तो पहला नाटक किया था हमने अपने गांव में। मेरा जो गांव है वो कोल्हुआ गांव है, दुरौंदा थाना, जिला सिवान। पहले वो सारण में ही था, छपरा में ही था, अभी वो सिवान, क्योंकि जिला बटा तो अलग हो गया है। तो वहाँ हम छुट्टियों में जाया करते थे दुर्गा पूजा में। और एक परंपरा रही मेरे गांव में कि 2 नाटक, एक भोजपुरी और एक हिंदी, ये अवश्य होते थे हर साल दुर्गा पूजा में। उस साल गौना के रात एक नाटक था बाल विवाह पर, और डायरेक्टर को एक बालक चाहिए था। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं बड़ा गोलू मोलू था, और हालांकि गोलू मोलू मैं अभी भी हूँ, थोड़ा ज्यादा गोलू मोलू हूँ, तो गोलू मोलू सा था मैं। तो डायरेक्टर ने मुझे देखा, मैं अभी अपने भाइयों के साथ, चचेरा भाइयों के साथ, क्योंकि स्कूल में रिहर्सल चलती थी, तो इस स्कूल में चूंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं हमारे गांव में, तो हम लोग लालटेन में रिहर्सल करते थे, लालटेन लेके जाते थे। तो मैं भी लालटेन पकड़ के अपने भाइयों के साथ रिहर्सल में चला गया। और डायरेक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने पूछा मेरे बड़े भाई साहब से कि ये एक्टिंग करिए का, मतलब ये रोल करेंगे क्या, एक्टिंग करेंगे क्या? तो भैया ने कहा कि रघुआ पूछ ली, मैंने आप ही पूछ लीजिए। और मैं ये सब सुन रहा था उनकी बातचीत, और मेरे मुंह में, मन में लड्डू फूट रहे थे, क्या एक्टिंग की बात, मैं तो एक्टिंग करूंगा, मुझे जैसे पूछे मुझे जैसे पूछेंगे वैसे ही मैं हाँ कर दूंगा। अब ये पूरा मेरा अंदर ही अंदर चल रहा है। और जैसे डायरेक्टर ने पूछा मैंने कहा हाँ, और मुझे फिर उन्होंने स्क्रिप्ट दी, और मैंने उसी वक्त पूरे स्क्रिप्ट को लिख लिया, अपने रोल को, अपने पार्ट को, और लिख के हमने याद कर ली। दूसरे दिन हम बगैर स्क्रिप्ट के खड़े हैं, डायलॉग ऐसे ही बोल रहे हैं मुजबानी। तो डायरेक्टर बड़े खुश हुए। तो वो नाटक हमने किया, पहला अनुभव था, बड़ा सुंदर अनुभव रहा। उसके डायलॉग इतने सुपरहिट हुए कि हमारे गांव में जो धान की खेती होती है, तो धान की खेती में जो मर्द होते हैं वो बीज उखाड़ते हैं, और फिर बीज का आटिया बना के उसको वहां भेजा जाता है जहां पे कानो हुआ होता है, खेत में पानी वानी करके, जुताई उताई करके खेत तैयार किया जाता है धान लगाने के लिए। वो धान जो लगाती है वो महिलाएं लगाती हैं, और महिलाएं गुनगुनाती हैं, कुछ गाने भी गाती हैं जो लोकगीत हैं उस सीजन के, खेती के। तो मैं खेती में भी जाता था, तो मैंने देखा कि वो महिलाओं ने मुझे देख के मेरे नाटक के डायलॉग बोल रही हैं, और मुझे गुदगुदी हो रही है मुझे, और वो मुझे छेड़ रही है मेरे डायलॉग बोल बोल के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मेरा तो बड़ा सुपरहिट डायलॉग रहा, रोल रहा। तो इस तरह से एक लत लग गया कि हर साल घर से अब कोई जाए या न जाए, गांव दुर्गा पूजा की छुट्टी में मैं जरूर जाऊंगा। और मैं जाता था 2 नाटक वो करने के लिए, एक हिंदी और एक भोजपुरी। तो थिएटर का लत वहां से शुरू हुआ। और उसके बाद हम छपरा में चूंकि रहते थे, छपरा में एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन है, जो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र बाबू ने स्थापित किया था, और उसके साथ मैं जुड़ गया। जो शहर के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, लोक गायक थे, यंत्र वादक थे, कई लोग कलाकार थे, एडवोकेट्स थे, एजुकेशन ऑफिसर्स थे। तो बड़ा अच्छा लगा, और हम कुछ स्टूडेंट्स भी थे और उस ग्रुप में। और फिर मैं नाटक शुरू किया, एक था गदाए, अलाजाद खां, एक ही रास्ता, इस तरह से कई नाटक हमने वहाँ तो ये हमारा करते करते उसके बाद बीएससी ऑनर्स जब हो गया, तो इत्तेफाक से, मैं पढ़ने में बड़ा कमाल नहीं हूँ, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरा रिजल्ट थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था। क्योंकि मैं जो पढ़ के जाता था वही परीक्षा में आता था और मैं लिख देता था। मैं तो पास मार्क तैयार किया था कि पास मार्क्स आएगा, मैं लिख दूंगा, आ जाऊंगा। लेकिन वो तो पूरा का पूरा लिख दिया, तो फर्स्ट क्लास आ गया। और ऐसा हर क्लास में हुआ। अब ये होने से हुआ ये कि एमएससी का रास्ता खुल गया फिजिक्स ऑनर्स में फर्स्ट क्लास आने से। अब मुझे लगा एमएससी अगर कर लूंगा और अगर इसमें भी फर्स्ट क्लास आ गया
तो उस जमाने में जिसको थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, उसका डायरेक्ट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर आता था कि यू कैन ज्वाइन दिस कॉलेज एज ए लेक्चरर। तो मुझे लगा मैं फर्स्ट क्लास आ गया, मैं लेक्चरर बन जाऊंगा। बाप रे, ये पढ़ाएगा कौन? मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, ये पढ़ाएगा कौन भाई? आपके अंदर की इच्छा? हाँ, मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग में हुआ नहीं, मैंने माँ की मनोकामना पूर्ण नहीं की वो इंजीनियर बन के, अब मैं लेक्चरर बन जाऊंगा और मैं चाहता हूँ मैं एक्टर बनूं, मैं थिएटर करूं। लेकिन चूंकि 80 का दशक था और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ मेरा, और नाटक को, सिनेमा को उतना अच्छा नहीं माना जाता था, और अभी भी अधिकांश जगह नाटक और सिनेमा को गांव में और छोटे शहरों में, और जो इस तरह के मानसिकता के जो परिवार हैं वो नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते नाटक करना। और उस जमाने में तो खैर लड़कियां भी नाटक नहीं करती थी, लड़के ही नाटक, लड़कियां बनते थे गांव में। हमारे गांव में हमने जो नाटक किया उसमें लड़कियों का जो रोल होता था वो सीमा जी, मैं बताऊं आपको कि चुनना पड़ता था कि कौन लड़का करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करे, करते करते एक लड़का तैयार होता था कि ये करेगा। जब भी कोई नाटक होता था कि फीमेल पात्र है, महिला पात्र कौन करेगा यार, इसमें तो नाटक में महिला पात्र है। हाँ, तो इसीलिए चंद्रशेखर आजाद, हल्दी घाटी का शेरा महाराणा प्रताप, इस तरह के नाटक सेलेक्ट करते थे, और करने के लिए कि महिला पात्र कम हो, नहीं हो, तो चूंकि एक आधी लड़का मिलता था करने के लिए, लड़के चाहिए होते होंगे, और जिनका फेस कट भी थोड़ा सा लड़का, हाँ, तो चूज करना थोड़ा मुश्किल काम था। तो ये सारी चीजें होती थी। और 80 के दशक में घर से बाहर निकलना नाटक के लिए, एक्टर बनने के लिए, ये बहुत मुश्किल काम था। ये एक अलग संघर्ष था परिवार के भीतर, और हम लोग उस जमाने में पिताजी के पास नहीं जाते थे। एक ऐसा लिहाज, एक ऐसी मर्यादा, ऐसा संस्कार था, जो भी कहना है माँ को कहते थे, माँ पिताजी तक पहुंचाती थी कि इसको ये चाहिए, इसको ये। अब वो जो सारी चीजें हुई, वो एक अलग प्रक्रिया था पूरे घर में कि मैं तकिया को भी बोलता था कि तू पिताजी को बोल देना मुझे एक्टर बनना है। पिताजी के कमरे में चला जाता था, मैं उनके बिस्तर को बोलता था कि पिताजी जैसे लेटें और जैसे जैसे सिराना रखे कान में बोल देना कि मुझे एक्टर बनना है। तो पंखे को बोलता था, एक पैशन था आपका। तो एक था, दीवारों को बोलता था, माँ को बोलता था, और भाइयों को बोल नहीं सकता था, सब थप्पड़ मारते थे सिनेमा देखने के लिए, और मैं एक्टर बनना है तो ये बड़ा गड़बड़ था। तो ये सारी चीजें हुई, और फाइनली मुझे, खैर मेरे पिताजी ने कहा कि हम तो चाहते हैं, जब उनको पता चला, हम चाहते हैं बच्चे मेरे जो करना चाहें करें। मैंने तो रोका नहीं है, उसका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो क्या हुआ, और प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं तो क्या हुआ, चलो नाटक करे जाए। तो वहां से फिर मैं निकला, और ये हमारी फिर शुरुआत हुई। यानी वो जो लीड का पत्थर, आपका पहला नाटक जो आपने अपने गांव में, जी बिल्कुल, पत्थर हम उसे कहते हैं, बिल्कुल थिएटर की जर्नी, बिल्कुल। तो एक लंबी जर्नी और एक अंतर्द्वंद के साथ आपकी ये जर्नी प्रोफेशनली शुरू हुई, हम कह सकते हैं। जब आप उसके बाद बॉम्बे की तरफ आपने रुख नहीं, अंतर्द्वंद के साथ शुरू नहीं, अंतर्द्वंद तो वहीं खत्म हो गया। जैसे पिताजी ने कहा, तब तो पूरा आसमान को ऐसे हम ये कर रहे थे कि अब तू मेरा ही है भाई। पिताजी ने हाँ कर दिया, हम तो वैसे थे। तो वो तो उम्र अलग होती है ना, उमंगों भरी उम्र, पूरे आलम को फतह करने का ख्वाब देखने की उम्र। जितने जवान युवा युवती, मैं तो कहना चाहूंगा जितने हमारे युवा युवती हैं जवान, वो इसी उमंग में रहें और पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखें, तभी जाके वो जीत सकेंगे। वो आप जैसा दीवानापन भी तो चाहिए ना, कि जिस लगता है कि हमें जिस तरफ ये कला, हमें हम दिन रात जो सपना हमें सोने नहीं देता, या जो ख्याल हमें चैन, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप तकिए से भी बात करते थे, पंखे से भी बात करते थे, पिताजी के बिस्तर तक से बात करते थे, तो वो पैशन होना बड़ा जरूरी है, तभी हम आगे तक जा सकते हैं। जो आप में था और आप आगे तक गए। तो ये जो छपरा से बॉम्बे का सफर था, ये कैसा और कितना सुखद लगा, या उसमें कितना संघर्ष? ये तो बहुत लंबी कहानी है, फिर बहुत लंबा हो जाएगा हमारी बातचीत। ये तो बस हमने ट्रेन पकड़ा पटना से, और फिर हम बम्बई आ गए, और हमने बम्बे आके हमने थिएटर शुरू किया जन नाट्य संघ इप्टा के साथ, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। उसके साथ मैं जुड़ा, और
इप्टा की अपनी एक जर्नी 1942 में आज़ादी की लड़ाई के वक्त शुरू हुआ था नुक्कड़ नाटकों को लेके, और वहाँ से शुरुआत हुआ। और के अब्बास और बलराज साहनी और ए के हंगल, पृथ्वीराज कपूर, वो एक अलग विरासत है इप्टा का। और बाद में फिर संजीव कुमार और शबाना आज़मी, फारूक शेख, जावेद खान, सुधीर पांडे, मुश्ताक खान, अंजन श्रीवास्तव, फिर हमारी पीढ़ी आई तो मैं, सुदेश बेरी, हम लोग निकले, फिर अभी नई पीढ़ी फिर तैयार हो रही है। तो इस तरह से हुआ। और वहाँ प्रॉपर एक एक्टर की तैयारी हुई बैक स्टेज से। झाड़ू लगाने से जो थिएटर में शुरू होता है कि झाड़ू लगवाओ, चाय बोल के आओ, कुर्सियाँ लगाओ, सीनियर्स को चाय पिलाओ, कपड़े में आयरन करवाओ, विंग में खड़े रहो, नाटक चल रहा है, प्रॉपर्टी लेके एक्टर एग्जिट करेगा, ये प्रॉपर्टी लेके तुरंत एंट्री करेगा। तो ये सारी बैक स्टेज की एक तैयारी होती है। तो मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं बैक स्टेज का एक्टर हूं, मैं तैयार बैक स्टेज में हुआ हूं। संजीव कुमार भी बैक स्टेज में तैयार हुए हैं, उनकी कहानी नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। और आमिर खान भी बैक स्टेज का एक्टर है। और अभी अभी मुझे पिछले हफ्ते पता चला कि रणवीर सिंह जो एक्टर है वो भी बैक स्टेज का ही प्रोडक्ट है। वो खुद बता रहा था कि मैं रनर था, ये लाओ वो लाओ, चाय पिलाओ, ये बोल के आओ, वो खुद बता रहा था। तो इस तरह से एक्टर दिख रहा है कि अरे ये स्टार बन गया, अरे ये कमाल एक्टर है, कैसे, अरे ये अभी अभी आया था, इतना सक्सेस। उसके पीछे का जो उसका 5 साल 10 साल 20 साल जो गया है वो कोई नहीं देखता। जो उसने कैमरे के पीछे जी, जो थिएटर में वो जो तैयारी की है उसने, आइए, जरूर आइए, मैं युवा युवतियों को बोलूंगा आइए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए। जी। तो जैसे कि ये तो हुआ थिएटर से, और आपकी फिर आपने बॉम्बे आके भी पहले थिएटर ही किया। बिल्कुल, थिएटर की पूरा जीवन थिएटर, आज भी मैं थिएटर कर रहा हूँ। आज भी मेरे 2 प्ले 35 सालों से चल रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य, सुभाष डंगाज डायरेक्टर है उसके, डॉक्टर शंकर श्रेष्ठ का नाटक है। आखिरी क्षमा, कैफी आजमी उसके हिदायतकार हैं, MS सत्थू डायरेक्टर हैं, वो भी 35 साल से चल रहा है। दोनों नाटकों में बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक का मेरा सफर है। 35 साल एक लंबा अर्सा होता है। बिल्कुल। किसी नाटक की सफलता अपने आप ही वो समय बता रहा है कि 35 साल एक किसी की पूरा जीवन भी हो सकता है। 35 वर्ष तो ऐसे कई नाटक है। मैं मोटे राम का सत्याग्रह मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है, सफदर हाशमी और हबीब तनवीर ने ड्रामेटाइज किया है, MS सत्थू डायरेक्टर है। वो मैंने कुछ 30 साल किया, मैंने अभी छोड़ा 4-5 साल पहले। क्योंकि नया लड़का, मैंने कहा कि तैयार हो, नई पीढ़ी कब आएगा, एक ही रोल को पकड़े रहेंगे तो इसलिए। तो जैसे कि थिएटर भी बॉम्बे आके किया, तो पहले आप टेलीविजन से जुड़े या सिनेमा से जुड़े? पहले हम टेलीविजन से जुड़े। टेलीविजन आ गया था भारतवर्ष में, दिल्ली से काम शुरू हो गया था, कुछ दिल्ली में, कुछ मुंबई में काम हो रहा था। और चूंकि टेलीविजन को भी जानना था, लेकिन आप तो हमारी तैयारी चल रही थी एज एन एक्टर, और आपको रोल उस तरह से मिल नहीं सकता था कि मेन रोल मिल जाए। वो तो बहुत सीनियर्स थे ऑलरेडी लाइन में, क्योंकि टेलीविजन आने के पहले थिएटर एक्टरों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, या तो थिएटर करते रहो, और थिएटर में उस तरह के हिंदी थिएटर में पैसा था नहीं, या फिर सिनेमा था, सिनेमा में भी बहुत स्ट्रगल। तो टेलीविजन आने से बहुत राहत मिला, तो सीनियर एक्टर्स को काम मिलता था। हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने, जैसे कविता चौधरी की उड़ान में मैंने एक रोल किया, मैंने कबीर सीरियल किया अनिल चौधरी का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल का, उसमें अलग अलग 5-6 रोल्स किए श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ। तो उस तरह से टेलीविजन को जानना एक अप्रेंटिस समझ लीजिए कि मेरा, अब टेलीविजन की ट्रेनिंग भी थिएटर के साथ साथ शुरू हो गई कि टेलीविजन क्या है पता चलने लगा, कैमरा ऐसे लगता है, लाइटिंग ऐसी होती है, ये होता है ऐसे, अच्छा थिएटर वाला ही चक्कर है, वैसे रिहर्सल करके शूट करना है, अच्छा वो सब पता चलने लगा। फिर धीरे से हम फिल्म में घुसे उन्हीं दिनों कि भाई ये एक आध फिल्म की हमने, एक फिल्म की हमने बेदर्दी, एक फिल्म की मैंने धारावी में 3 विलन थे, उसमें से मैं था, नेशनल अवार्डेड फिल्म है सुधीर मिश्रा की, कृष्णकांत पांड्या की बेदर्दी। एक फिल्म बन रही थी मैं आजाद हूं अमिताभ बच्चन की, उसमें थिएटर से बहुत एक्टर थे, उसमें भी मैं था, दिखता कहीं नहीं हूं, उसमें मैं था। स्क्रीन वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर आता था उस जमाने में जिसपे फिल्मों के बारे में आता था, उसमें अनाउंसमेंट आया था, तो उसमें मेरा भी नाम था।
तो खैर ये एक प्रोसेस है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो सिनेमा को जानने के लिए और टेलीविज़न को जानने के लिए भी एक मैं कहूँगा कि एक अप्रेंटिसशिप मेरी शुरू हो गई। और फिर मैंने MS सत्यू का कैर किया। कैर एक सीरियल शिव शंकर तगड़ी पिल्लई का एक नॉवेल है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, मलयालम नॉवेल। उसको हिंदी में सत्यू साहब ने बनाया। कैर का मतलब होता है रस्सी, वो मलयालम शब्द है कैर। और उसको हमने किया, उसमें मेरा सेकंड जनरेशन में मेन रोल था। और उसके बाद मुझे चंद्रकांता मिल गया। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चंद्रकांता के नाम से ही सर को जानते हैं, जैसे कि यक्कू, यक से यक्कू बनने का जो सफर था वो उसके ऊपर एक लंबी बातचीत हो जाएगी। तो अगर सर चाहेंगे तो वो शॉर्ट में जरूर बता देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास बहुत सिफारिश आई थी इस बात की कि आप इस किरदार के बारे में जरूर बात कीजिएगा कि कैसे बना था। तो चंद्रकांता का अनुभव अद्भुत है। और चंद्रकांता पे अगर मैं बात करूं तो पूरा दिन रात निकल सकता है। तो चंद्रकांता का जो एक्चुअली मुझे जो कैरेक्टर मिला था वो 12 एपिसोड का था। और लेकिन जब मैं प्ले शुरू किया तो कैरेक्टर पॉपुलर हो गया, दर्शक पसंद करने लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सब दर्शकों को कि उन्होंने पसंद किया चंद्रकांता में मेरा कैरेक्टर क्रूर सिंह, खासकर तकिया कलाम यक्कू। तो वो रोल बढ़ता चला गया और पूरा अंत तक रोल चला गया। हालांकि सीरियल का अंत नहीं हुआ, सीरियल तो बीच में ही खत्म हुआ, लेकिन वो चलता रहा। तो वो हमारा एक अलग एज एन एक्टर एक अलग प्रयोग रहा, वो एक प्रयोग, अलग ढंग का प्रयोग एज एन एक्टर, जिसमें मैंने पहली बार ध्वनि को तकिया कलाम बनाया था। हमेशा शब्द को बनाते हैं या वाक्य को बनाते हैं तकिया कलाम। और इस पर काफी विदेशों में भी छपा था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार एक प्रयोग हुआ है। दिस इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट बाय एन एक्टर। बिल्कुल सर, ये है ही था। आप मतलब इस बात का अंदाजा हम समय की तरफ देखते हुए लगा सकते हैं कि कितना समय बीत चुका है चंद्रकांता को आए हुए। लेकिन जिन्होंने चंद्रकांता देखा है, जैसे हमने, तो हम भी आज भी हम यक्कू मुझे तो खैर बोलना नहीं आता, तो मैं सर से कहूंगी कि सर आप अच्छा बोल रही हैं, आप अच्छा बोल रही हैं, एक बार फिर से बोलिए। अरे क्या बोलिए, और हंसी भी वैसे ही है आपकी। चलिए तो ठीक है। इस पे अभी चूंकि 9 रस में मैंने प्रयोग किया था इसका कि कैसे बात करेगा, अगर चंद्रकांता से प्यार कर रहा है, चंद्रकांता से बात कर रहा है, तो श्रृंगार रस में कैसा होगा, या रौद्र में कैसा होगा, या भय में कैसा होगा, या हास्य में कैसा होगा। तो वो एक अलग प्रयोग था मेरा। और कि एक तकिया कलाम को इतने रस में प्रयोग किया जाए एक, और ये हुआ भी नहीं, कभी नहीं हुआ है अभी तक, बाद भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने एज एन एक्टर एक प्रयोग किया और जिसका रिकॉर्ड अभी किसी ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये हाँ, तो ये इस तरह की घटनाएं मेरे जीवन में घटी है। जब मैं फिल्मों में भी आया, जैसे चंद्रकांता के दौरान ही मुझे वीर गति फिल्म मिल गई थी सलमान खान के साथ। वो मेरी कॉमर्शियल सिनेमा में लॉन्चिंग फिल्म थी एज मेन विलन। के सिंह साहब ने डायरेक्ट की उस फिल्म को, उन्होंने लिखा था। के सिंह साहब बहुत बड़े राइटर थे, क्रांतिवीर, तिरंगा, त्रिदेव, राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग। राज कपूर साहब के असिस्टेंट थे, उनके डायलॉग राइटर भी थे। तो वो जब डायरेक्टर बन रहे थे तो उन्होंने मुझे लॉन्च किया एज ए मेन विलन सलमान खान के साथ वीर गति में। उसके बाद सरफरोश हमने किया, मिर्ची सेठ, वीर गति में इक्का सेठ था, यहाँ मिर्ची सेठ। आपका रोल बहुत याद है मिर्ची। तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये मैं अपने दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ, हम जो भी है दर्शक की वजह से है। दर्शकों का तभी उस रोल को पसंद किया जब वो रोल उनके दिल तक पहुंच जाए। बिल्कुल, उनको टच करना, दिल की गहराइयों तक छूना, वो एक आप जैसा सशक्त अभिनेता ही कर सकता है। देखिए मेरा कुछ नहीं है, सब माँ भगवती और भोलेनाथ है। दिखता मैं हूँ, क्रेडिट मुझे मिलता रहता। अखिलेंद्र तूने बड़ा कमाल किया, अखिलेंद्र ये रोल बहुत कमाल किया। कुछ अखिलेंद्र नहीं, करने वाले वही हैं, भोलेनाथ और माँ भगवती। हम तो दिख रहे हैं, वही करवा देते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये होता रहा। फिर हमारे सरफरोश की वो दूसरी फिल्म हुई, फिर तीसरी फिल्म तरकीब की, मर्डर मिस्ट्री थी, नाना पाटेकर तब्बू के साथ। फिर लगान आ गई,
तो एक अलग अनुभव है। अभी 20 साल, हमारा 20 साल पूरा हुआ है लगान का, जो सेलिब्रेशन चल रहा है अपने आप में। और कमाल ये है कि सेलिब्रेशन सिर्फ हम एक्टर्स और टेक्नीशियन और यूनिट के लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया कर रही है लगान की, क्योंकि लगान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का एक ऐसी फिल्म है कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी फिल्म बन नहीं सकती इस पैशन के साथ। और आपको मैं बताऊं, ये लार्जेस्ट शेड्यूल्ड फिल्म है वर्ल्ड में, 6 महीने 1 स्ट्रेच। लॉरेंस ऑफ ओलिविया 9 महीने का शेड्यूल था, लेकिन 2 बार ब्रेक हुआ था। ये ब्रेक नहीं हुआ, एक साथ 6 महीने चला। इसकी मेकिंग जो लगान की बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जो बनी है, वो जब भी चलती है तो फिर देखने बैठ ही जाते हैं। उसका एक्सपीरियंस भी देखने का अपने आप में एक अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगान आई, फिर लगान का एक अलग अनुभव रहा। फिर उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गई। लीजेंड ऑफ भगत सिंह में हमने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारतवर्ष के एक वास्तविक हीरो का किरदार मैंने निभाया है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का। और वो करने का मुझे मिला, और मेरे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, मुझे पसंद किया चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। राजकुमार संतोषी जी ने वो फिल्म डायरेक्ट की, और अजय देवगन भगत सिंह थे, मैं चंद्रशेखर आज़ाद, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर तेज जो चेहरे पे नजर आना चाहिए वो आपकी पर्सनैलिटी में एक वैसे ही है कुदरत की तरफ से, तो अच्छा लगा होगा। वो ऐड ऑन हो गया, लेकिन रोल मिलना भी तो एक भाग्य की बात है। और उसके बाद फिर गंगा जल, वीर ज़ारा, हलचल, रेडी, 2 दूनी 4, अंतर्द्वंद, दीवार, पता नहीं क्या क्या फिल्म। उसके बाद वो सब फिल्में शुरू हो गई। तो ये था, लेकिन ये था कि मैंने जो फिल्में की वो सेलेक्टेड फिल्म की है ऑलवेज। जब मैं फिल्म में पूरी तरह एक रफ्तार में था फिल्म करने के, तब भी मैं सेलेक्टेड फिल्म ही करता था। अच्छी फिल्म करता था, अच्छे रोल्स करता था। रोल हमेशा मैंने पिक किया है, ये रोल ही करूंगा, ये रोल पसंद नहीं है, मैं मना कर देता था। चाहे कितनी भी बड़ा डायरेक्टर हो, बड़ी फिल्म हो, मैं मना कर देता था। जो रोल आपकी आत्मा को छुए, आपके दिल तक पहुंचे, बिल्कुल रोल करने लायक हो, कुछ सब्सटेंस हो, कहानी पे उस रोल का क्या इम्पैक्ट है, कहानी पे क्या प्रभाव डालता है कैरेक्टर, तब तो उसका इम्पोर्टेंस है। तो फायदा है, नहीं तो करने का क्या फायदा है जी। तो जो इतने सारे सीरियल्स आपने किए, सीरियल्स में कोई ऐसा रोल जो आपके दिल तक पहुंचा हो किसी सीरियल का? नहीं, क्रूर सिंह तो क्रूर सिंह है। उसके बाद हमने 2008 में रामायण किया, एनडीटीवी इमेजिन ने बनाया। रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी ने सीरियल बनाई हो, उसमें मैंने रावण का किरदार निभाया। और रावण को मैंने बहुत स्टाइलाइज भी नहीं किया, बहुत रियलिस्टिक नहीं किया, मैंने बीच में कहीं खड़ा किया रावण को, और लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा। और क्योंकि मैं मानता हूं कि रावण जो था वो राममय था, बिल्कुल सर। और इसीलिए हमने कविता एक लिखी है, राममय रावण। बताना चाहूंगी कि एक अभिनेता सशक्त कवि के रूप में भी हमारे सामने आए हैं। ये अखिलामृतम सर की किताब है, जो मैं आपको हम बाद में बताएंगे कि आप इसको कहाँ से देख सकते हो और इसकी क्या खूबियां भी, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी में ही एक कविता सर जो भी बताने जा रहे हैं कि राम में रावण के ऊपर एक कविता है, बहुत लंबी कविता है जिसमें संस्कृत का भी प्रयोग है, श्लोक भी उसमें आए हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कविता पर हम स्पेशल चर्चा करेंगे। तो आपको अखिलामृतम के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। ये आपको मालूम है, ये लॉकडाउन की देन है जी। ये लॉकडाउन में देखिए, लेखन के लिए एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं, आप लिख नहीं सकते। मैं कभी भी लिखने बैठता था, जैसे मैं एक्टिंग पे एक किताब लिख रहा था, पिछले 10 सालों से शुरू किया था, मैं लिख नहीं पाता था। जैसे लिखना शुरू करता था, सीरियसली बैठता था, काम आ जाता था, फिर आउटडोर चले गए, फिर यहाँ चले गए, नाटक में चले गए, फिल्म में चले गए, मैंने वो शुरू हो जाता था, फिर वो रह जाता था। लॉकडाउन में बहुत समय मिला, परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और उसके बाद आपका अपना समय। तो मुझे स्वाध्याय करने की भी आदत है, अध्ययन करने की आदत है, तो लेखनी शुरू हो गई। तो मैं अलग अलग विषयों को उठाया और फिर मैंने उसका मंथन शुरू किया, फिर वो लिखना, वो आकार लेने लगा, वो फिर वो कविताएं बन गई। फिर मैंने अपने एक आध साहित्यकार को बताया, सुनाया कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत कमाल है,
लिखिए। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो लिख दिया, अभी नहीं और लिखिए। फिर मैं लिखता चला गया। फिर वो पता चला कि ये तो काफी कविताएं हो गई, अब सब कर रहे हैं, एक किताब आनी चाहिए। मैं कहा नहीं नहीं मेरी किताब नहीं 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 नहीं। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं किताब लाऊं, मतलब मैं तो एक्टर हूँ, मैं किताब कैसे लाऊं। तो कहा किताब आनी चाहिए, किताब आनी चाहिए। तो दिल्ली के हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर आलोकनाथ पांडे, उन्होंने एक प्रकाशक से बात भी कर ली और प्रकाशक ने अप्रोच भी किया उनको कि अखिलेश जी किताब हम छापना चाहते हैं। और उन्होंने बताया, फिर अनंग प्रकाशन दिल्ली ने इसका पब्लिकेशन किया है। मैं आपको बताऊं कि इसकी एक एक कविता ब्रह्म मुहूर्त में लिखी है मैंने जी। और एक फ्लो में लिखी है मैंने, ये नहीं कि 4 लाइन आज लिखा, 10 लाइन कल लिखा, परसों लिखा, एक साथ लिखी है मैंने। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, सुबह 6 बजे तक कविता कंप्लीट हो जाती थी। तो ये हर कविता के साथ ऐसा हुआ है। और ये जो एक अखिलामृतम जो नाम आया है, मैं बताऊं आपको, ये मेरे दोस्तों को तो खैर लगा, मेरे पाठकों को भी लग सकता है या लगा होगा कि मैंने अपने नाम पे लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम आया है, मैं ध्यान में बैठा हुआ था और ध्यान में ये नाम आया। जब मैं सोच रहा था, मंथन कर रहा था कि नाम क्या होना चाहिए, जिस तरह की कविताएं हैं इसमें, तो अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत। अखिलामृतम का मतलब है अखिल ब्रह्मांड का अमृत, इसीलिए अमृत का घड़ा है ये। और पीछे कैलाश दिख रहा है, मानसरोवर। वो दूसरी बात है कि मेरा फोटो भी है। नहीं सर, ये एक्चुअली सभी के मन में ये जिज्ञासा रही थी, उत्सुकता थी कि शायद ये आपके नाम पे ही आपने अपने ये इत्तेफाक की बात है कि नाम वैसा है और वैसा रखा गया, और ये नाम काफी लोगों ने पसंद किया। जब ये इस किताब का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो लोगों ने ये भी कहा कि यारे नाम दिग्गज होता तो ज्यादा अच्छा था, तत्सम नाम रख दिया है ये। तो मैंने कहा ये नाम ना आपने रखा है, किसी ने रखा, ये रखवा है ये बोले ना माँ भगवती, मेरी माँ भगवती। बहुत का मतलब ही समस्त होता है, संपूर्ण होता है। तो ये आपकी जो इसमें कविताएं हैं वो सब आध्यात्मिक हैं, तो एक आध्यात्मिक पुस्तक है। बिल्कुल, इसमें देखिए, इसमें अध्यात्म परक कविताएं हैं, संस्कृति है, परंपरा है, मूल्य है, नैतिकता है, जीवन है, वास्तविकता है। इसमें किसी कविता में आक्रोश भी है, सामाजिक समस्याओं को लेके, और इसमें दर्शन भी है। तो इसमें अब जैसे इसमें मैंने भारत पे कविता लिखी है, भारत को मैं क्या सोचता हूँ मैंने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कविता है वो अपने आप में, अपने भारत की समस्त भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी विशेषताओं का आपने उसमें वर्णन। मैंने कर्म पे कविता लिखी, कर्म को हमने विज्ञान की तरह परिभाषित करने की कोशिश की है। उस कर्म परिभाषा में पूरा फिजिक्स है मेरा, ब्रह्म जो है पूरा फिजिक्स है, ब्रह्म को हमने परिभाषित करने की कोशिश की है, पूरा विज्ञान है। मैंने धर्म पे कविता लिखी है, मैं धर्म के बारे में जो सोचता हूँ वो लिखी है मैंने। संस्कृत के श्लोक भी हैं उसमें, शास्त्रगत बातें हैं। मेरा रावण राममय है, रावण राममय हो गया था, राम की प्रतीक्षा करते करते वो राममय हो गया था कि तो आ क्यों नहीं रहा है, उसका तो ये था कि आए। तो इस पुस्तक में जो कवि का रावण है वो राममय है, तो वो मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। और पर्यावरण पे एक कविता है जो लोगों ने काफी पसंद किया है, वो मैं पढ़ता भी हूँ हमेशा। तो इस तरह की कविताएं हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। अभी इस पे चर्चा हो ही रही है, तो इसमें एक में और नालंदा पर मैंने नालंदा पे एक कविता लिखी है। नालंदा पे आज तक कविता लिखी नहीं गई है। नालंदा हमारी विरासत है, भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली की विरासत, विद्या और ज्ञान की देन है नालंदा। वो विरासत है, उस पर काम नहीं हुआ, किसी ने लिखा नहीं। और मैं जब इस विधि में था, इस प्रोसेस में था लिखने के, तो नालंदा, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, नालंदा से एक लगाव है मेरा विशेष, और भारतीय ज्ञान परंपरा और विद्या परंपरा और शिक्षा परंपरा का एक विरासत है नालंदा। तो मैंने नालंदा को मथना शुरू किया और मैंने प्रयत्न किया कि अगर इन नालंदा को हमारे युवा पीढ़ी की
युवा और युवती को जानना है तो पूरा लिटरेचर तो पढ़ने से रहे हो, तो मोटी किताब पढ़ेंगे नहीं। आज किसी को पता भी नहीं होगा कि नालंदा क्या है। आप तो क्या ये जरूर सर। क्या एक कविता को पढ़ के वो जान सकते हैं? मैंने ये कोशिश की है कि एक कविता को पढ़ के, नालंदा को पढ़ के वो नालंदा को जान जाए। तो नालंदा का जो पूरा इतिहास है उस मैंने एक कविता में डालने की कोशिश की है, वो नालंदा है। सक्सेस हुए हैं हाँ। इसमें बहुत ही जो नालंदा की विशेषताएं लिखी हैं, उसकी भौगोलिक वो कैसी थी, किस तरह से वो आगे बढ़ी थी, उसकी क्या खासियत थी। ऐसे ही आपने धर्म को जब परिभाषित किया अपनी कविता में, तो उसके धर्म के सभी सोपानों को आपने उसमें शामिल किया है। लंबी कविताओं की अब इतनी लंबी कविताएं नहीं चल रही थी पिछले दिनों में, जो कविताएं चलन खत्म हो गया। चलन खत्म हो गया, तो वो चलन भी सर ने ही शुरू किया, तो उसके लिए भी सर आपको बधाई। धन्यवाद। कि अगर हम किसी विषय के बारे में खासकर कविता में लिखना चाहते हैं डिटेल में, तो एक लंबी कविता में ही उन चीजों को हम समा सकते हैं। तो नहीं, और दूसरी बात है कि इसमें प्रतीकात्मक कोई भी कविता नहीं है कि मेरा पाठक प्रतीक से बात कर रहा है, सिंबल से बात कर रहा नहीं, यथार्थ है। कविता सीधे आपसे बात करती है, पाठक के साथ कविता बात कर रही है, उसके शब्द बात कर रहे हैं जी, सीधे सीधे। मतलब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कविता लिखने की जो परंपरा है उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है, तो वो टूटनी चाहिए। तो ये सच भी है। मुझे जो समझ में आया, मैंने जो फील किया, जो महसूस किया, जो मेरा भाव है, जो मेरा रस है, जो मेरी सोच है, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा स्वाध्याय है, जो अनुभव है, जो अनुभूति है, जो प्रयोग है, जो शोध है, वो मैंने इसमें डाला है। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें ये नहीं कि तुम आती हो रात को याद में और फिर डूब जाती हो, फिर चांद गया तुम भी चली जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें पूरा पूरा जीवन है। इसमें आप हैं सर, क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व है, जैसे कि सर आस्तिक भी हैं और धार्मिक भी हैं और दार्शनिक भी हैं और चिंतक भी हैं, तो इन कविताओं से हम सर के व्यक्तित्व को और भी बेहतर ढंग से जान सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा पर्सनली, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो कविताओं को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं श्री अखिलेंद्र मिश्र जी को जान दूँ, उनके व्यक्तित्व को जान दूँ कि वो कैसे हैं, क्या है, उनका थॉट पैटर्न क्या है। तो मैं तो बार बार सभी को कहूँगी कि ये किताब आप जरूर मंगवाइएगा और पढ़िएगा, क्योंकि अध्यात्म के रिलेटेड ऐसी कविताएं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। कम क्या, शायद है ही नहीं है। बहुत अच्छी किताब है सर आपकी। वो इसमें आपकी कविता है प्रेम जी, वो अपने आप में आपने उसमें प्रेम के सभी रूपों को समाहित। हाँ, प्रेम पे कई लोगों ने कविताएं लिखी हैं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत कमाल कविता लिखी है, कई लोगों ने लिखी है, और हमारे आदिकाल के जितने परंपरागत कवि रहे हैं भक्ति काल के, उन्होंने भी प्रेम पे लिखा है, क्योंकि प्रेम भक्ति ये सब करीब करीब है। तो ये मेरे जब दिमाग में आया कि प्रेम पे मैं क्या कविता लिखूं, तो मैंने लिखने की कोशिश की है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को बहुत पसंद है, उसका पाठ भी किया है उन्होंने। यशपाल शर्मा हमारे मित्र हैं, अभिनेता, उनको बहुत पसंद है, उन्होंने भी पाठ किया इसका। दुर्गेश उपाध्याय प्रोफेसर हैं काशी विद्यापीठ के, संगीत के मर्मज्ञ हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, तो उन्होंने इसका धुन बनाया है और उन्होंने गाया है अभी मुझे। हाँ, उन्होंने मुझे भेजा कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए ये भी शुरुआत हो गई है। लय है उसमें, वो पिरोई जा सकती है। तो आपकी सारी कविताओं में ही लय है, तो उनको अगर गाया जाएगा किसी से, वो उस गायन में शामिल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने अपनी प्रेम कविता पर भी बताया और धर्म पर भी हमने चर्चा की। मैं चाहूंगी कि आप इसमें से अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अभी मैंने इस पे चर्चा करनी है। देखिए, कविता तो इसमें बहुत है, सारी पसंदीदा हैं, सब मेरे ही बच्चे हैं। अब मैं किसी एक बच्चे को कैसे प्यार कर सकता हूँ? आप प्रेम को पढ़िए। एक बच्चे को प्यार नहीं कर सकता हूँ, बाकी बच्चे रूठ जाएंगे। प्रेम को पढ़िए सर आप। तो सबने तो पढ़ा ही है, आप अपने अंदाज में पढ़िए। क्योंकि मैंने भी पहले प्रेम कविता को चुना था कि मैं उसका पाठ करूंगी, लेकिन अब मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप पढ़े हमसे। तो आप ही को पाठ करना चाहिए था प्रेम पे। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अच्छा, प्रेम मनुष्य का वास्तविक स्वरूप,
क्रोध मनुष्य का क्षणिक कुरूप, प्रेम में नित्य निरंतर रह सकते हैं। क्रोध में कुछ पल रहना है दुर्धर्ष। प्रेम शाश्वत, प्रेम सनातन, प्रेम सत्य है, प्रेम भक्त है, प्रेम क्षमा, प्रेम शक्ति है, प्रेम भक्ति है, प्रेम सुक्ति है, प्रेम युक्ति है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम लालसा, प्रेम आकांक्षा, प्रेम लोभ है, प्रेम अज्ञान, प्रेम शस्त्र है, प्रेम अस्त्र, प्रेम भय है, प्रेम स्वार्थ, प्रेम त्याग है, प्रेम राग, प्रेम लय है, प्रेम ताल, प्रेम संगीत है, प्रेम छंद, प्रेम रस है, प्रेम स्वच्छंद, प्रेम भाव है, प्रेम योग, प्रेम वियोग, प्रेम औषधि, प्रेम रोग, प्रेम मोह है, प्रेम माया, प्रेम साधना, प्रेम तपस्या, प्रेम निरंकुश, निस्वार्थ, निर्विकार, निराकार। इस सृष्टि का आधार प्रेम, कृष्ण का श्रृंगार। अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद। आपने अपने अंदाज में कविता को पढ़ा और प्रेम को आपने इतना अच्छा परिभाषित किया है कि उसके छोटे छोटे वाक्यांश भी सेव किए जा सकते हैं कि आप प्रेम के बारे में जो हमने लाइन्स बोली उसमें से आप उनको संभाल सकते हैं। अगर कोई लड़का अपनी प्रेमिका को भी देना चाहेगा तो वो इसमें से निकाल के दे सकता है। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर कविता का पाठ आपने किया। क्योंकि वो है सर, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लिख के दे सकता है, वो बेशक अपना नाम ना लिखे उसमें, लेकिन वो लिख सकता है। छोटे छोटे वाक्यांश, कोटेशन जिन्हें हम कह देते हैं, वो आपकी सभी कविताओं में से निकल के आते हैं। भगवान करे कि आज के आधुनिक युग में ऐसे प्रेमी हो जो ऐसे ऐसे कविताओं का प्रयोग करें अपने प्रेम पत्र में। सर कोई कवि हो सकता है कि वो करे, कवि हो सकता है, बिल्कुल कवि मन बिल्कुल। कोई होगा तो वो जरूर लिखेगा सर। जी सर आध्यात्मिक चिंतन से जैसे कि आपकी एक काव्य संग्रह है, तो जो अगला काव्य संग्रह आपका, मैं पहले ही उसके लिए आपको बधाई दूंगी कि आपका आए जल्दी और हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करें। तो अभी आपने क्या सोचा है कि आपका अगला काव्य संग्रह किस विषय पर आप लाना चाहेंगे? मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होगा या इसी तरह की कोई पुस्तक? मुझे पता नहीं है कि किस पे आएगा, और जब आएगा तब देखेंगे। हाँ, फिलहाल अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है, एक्टिंग पे है, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। जी, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, हाँ। आने वाली पुस्तक का नाम। एक सीढ़ी है, जी। पहले व्यक्तित्व है, फिर अभिनेता है, फिर अभिनय है। पहले अपने पर्सनालिटी को कल्टीवेट करो कि एक व्यक्तित्व कैसा हो, एक पर्सनालिटी कैसा हो, फिर अभिनेता बनो। और जब तुम पर्सनालिटी कल्टीवेट हो जाएगा, अभिनेता तुम बन जाओगे तो अभिनय कमाल करोगे ही करोगे। हो क्या रहा है कि डायरेक्ट अभिनय शुरू करवा रहे हैं, डायरेक्ट अभिनय। क्या हाई डायरेक्ट बोल लो, याद कर लो, बोलो जरा कैसे बोलते हो। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करो, उस फिल्म में देख फला हीरो ने फला सीन कैसे किया है। तुम एक काम करो, तुम वो फला फिल्म का देखो, फला हीरोइन ने कैसे किया है, वो कैसे रो रही है उसमें, वो कैसे प्यार का इजहार कर रही है। तो ये एक्टिंग सिखाने का स्टाइल हो गया है। डायरेक्ट एक्टिंग सिखाने लगते हैं, वो भी फिल्म दिखाने के लिए। जो छोटे बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के कोर्स वाले, वो ऐसे ही कुछ करवा रहे हैं बच्चों को। तो फाइनली क्या होता है, बच्चों को टीवी सीरियल में या फिल्म में काम तो मिल जाता है, और आजकल वेब सीरीज भी है, लेकिन कितने दिनों तक आप लंबे दौड़ के घोड़े नहीं हो सकते अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है कल्टीवेट, अगर व्यक्तित्व का निखार नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है, व्यक्तित्व का उद्गार नहीं है, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते एज एन एक्टर। व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो तो प्रोसेस है। तो मैंने वो किताब जो लिखी है उसमें व्यक्तित्व की चर्चा है, अभिनेता की चर्चा, अभिनेता कैसा हो और अभिनय फिर कैसे। तो वो पूरा एक हमने, जो मेरा अपना अनुभव है, ये विचार कैसे आया, अपनी अनुभूति है, जो मेरा अपना शोध है, वो सब कुछ उसमें है। जो प्रयोग है एज एन एक्टर मेरा, वो सब कुछ है उसमें। ये विचार कैसे आया,
विचार ये है कि जब हमने तैयारी शुरू किया एज एन एक्टर, हम थिएटर कर रहे थे, हम एक्टिंग के बारे में जानना चाहते थे। डायरेक्टर कहता था फील कर यार, फील कर, फील नहीं कर रहा है, और ये बताता ही नहीं था कि फील कैसे करना है। ये बताता ही नहीं था कि फील कैसे किया जाता है। खाली एक्टर, अरे कैरेक्टर फील करो यार, कैरेक्टर फील, लेकिन फील कैसे करूं? और एक्टर भी डर के मारे नहीं पूछ रहा डायरेक्टर से, मैंने भी नहीं पूछा। एक भोजपुरी में क्या और भी कुछ लिखने की इच्छा है? जैसे कि आपने, मैं चाहती थी कि एक भोजपुरी कविता कभी आप पार्ट जरूर करके दिखाएं। नहीं, भोजपुरी ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 2 भोजपुरी कविताएं हैं, और क्योंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, तो मैंने 2 कविताएं इसमें भोजपुरी की डाली हैं। और मेरा ये था कि भोजपुरी कविता होनी चाहिए। मुझे बाद में पता चला, परिचर्चाओं में विद्वानों ने बताया कि ये पहली बार हुआ है कि हिंदी की कविता की किताब में किसी कवि ने अपनी मातृभाषा की कविताएं डाली हैं। जो मैंने 2 भोजपुरी में डाली है वो पहली बार हुआ है, ये मुझे मालूम नहीं था। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये भी ये कि इसमें 2 भोजपुरी कविता है, और हमारे भोजपुरी प्रेमी जो हैं, भोजपुरी भाषाभाषी हैं, वो पढ़ेंगे, इसका रसास्वादन करेंगे। तो ये भी एक खासियत है इस पुस्तक की। जी, जैसे कि आपके छपरा से, बिहार से, सिवान से लोग बच्चे थिएटर की तरफ या जाना चाहते हैं, तो आपका अपने उस प्रदेश के लिए क्या योगदान, आप किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे? जब तक व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तब तक वो कमाल नहीं होने वाला। सस्टेन करना है आपको, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को कल्टीवेट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। बच्चे आते हैं, रोल मिलना टारगेट है। रोल मिलना टारगेट नहीं होना चाहिए। रोल तो जीवन भर मिलेगा। 80 साल की उम्र तक रोल कर सकते हो, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी है, एज एन एक्टर तैयारी वैसी हुई है, तुमने अपनी खेती की, अपनी कल्टीवेशन की, अपनी सिंचाई की, इरिगेशन की। अपनी खेती सिर्फ खेतों में नहीं होता, खेती व्यक्तित्व का भी होता है। तो वो व्यक्तित्व का, वो एक्टरों को चाहिए, जो भी आए पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी तैयारी की। व्यक्तित्व, आचरण, चरित्र, वक्तृत्व, हर चीज, व्यवहार, संस्कार, सब कुछ चाहिए। हमारी के वहाँ पे जो एक्टर्स नहीं सर्वाइव कर पाए हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल समय कैसा रहा है कि मानसिक? नहीं, एक्टर देखिए, मुश्किल समय तो स्ट्रगल है, संघर्ष है। संघर्ष तो है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। पाना है अमृत अंत में, तो प्रारंभ विषपान से ही होगा। मथना पड़ेगा, अपने आप को मथना पड़ेगा। संघर्ष है। आप बनना चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेहनत कुछ है नहीं। खाली जीन्स पहने से और टी शर्ट पहनने से या बेल्ट लगा लेने से, ब्रांडेड हो जाने से, हैं, और ब्रांडेड हेयर स्टाइल से हेयर कटवा लेने के फिर घास की तरह थोड़ी हो जाता है कोई कमाल। वो डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटर तो बच्चे बना ही रहे हैं, बॉडी बना के जिम में। इनर पर्सनालिटी, जो अंतर जगत की जो व्यक्तित्व है, तो इनर पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी होनी चाहिए। शक्ति तो वो है ना, शक्ति तो वही, सारी चीजें, सारी प्रतिभा, सारे टैलेंट अंदर ही है। जैसे आपने कल्टीवेट किया अपने पर्सनालिटी को, वो सारी प्रतिभाएं, सारे टैलेंट जागृत हो जाएंगे। और फिर कीजिए ना क्या करना है, और अंदर अगर वो जागृत हो गई तो आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा। तो सिर्फ थिएटर, सिनेमा और ये लेखन, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम कहते हैं, आपको लिखने का शौक, आपके मन में जो विचार चल रहे थे, आप उनको रफ में भी लिख रहे थे, या कभी आपने सोचा नहीं था कि किताब लेके आनी है, तो इसका श्रेय आप जैसे थिएटर और सिनेमा को देंगे, या आपका शुरू से रुचि भी थी लेखन में या पाठन में? लेखनी का सिनेमा से मतलब नहीं है, लेखनी का नहीं है। हाँ, साहित्य का थिएटर से मतलब है, क्योंकि साहित्य ही आधार है। साहित्य आधार है, साहित्य पढ़ना चाहिए। मैं बार बार अपने, जब भी हम कोई वेबिनार करते हैं, सेमिनार में, मैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जाता हूँ या नाट्य संस्थाओं में जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ
युवा युवतियों को, अपने नई पीढ़ी के जितने हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल सर। विद्यार्थी हैं, उन सबको बोलता हूँ कि साहित्य पढ़ो, साहित्य से संवाद बनाओ, साहित्य से संबंध बनाओ, शब्दों को उच्चारित करो, हर शब्द का जान पहचान जिह्वा से होनी चाहिए, बिल्कुल तभी तो तुमको पता चलेगा ये शब्द क्या है, तभी तो जिह्वा पे जब जाएगा, तभी तो उस शब्द का स्वाद भी तुमको पता चलेगा, उसका अर्थ पता चलेगा, उसका मर्म पता चलेगा, तभी तो तुम उसका विश्लेषण कर सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो, उसकी विवेचना कर सकते हो। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही सर आप कह रहे हैं। जैसे कि गोदान, तमस और ये अपना ट्रेन टू पाकिस्तान, वीर ज़ारा गुनाहों का देखता, जैसे ये साहित्य का अगर हम नॉवेल्स की बात करते हैं, उन पे पिक्चर्स बनी है, तो क्या आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है कोई कि ये पिक्चर बननी चाहिए? नहीं, हमें वो नहीं है, देखिए साहित्य में फिल्म बनना बंद हो गया है, बिल्कुल सर। साहित्य से हमारे फिल्म मेकर का कोई लगाव नहीं है, आज की फिल्म मेकर का कोई लगाव नहीं है साहित्य से, बल्कि साहित्य को चुरा के फिल्म बना देते हैं, नाम बदल के, कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के, तो साहित्य से लेन देन नहीं है। वो खाली एक सक्सेस हो गया, उनको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसका 1 भाग 2 भाग 2 3 4 5 ये सीक्वल बनाते हो, वो साहित्य में विश्वास नहीं करते हो। साहित्य पढ़ना आवश्यक है। पहले की फिल्में कमाल क्यों होती थी? फिल्म मेकर साहित्य को ये करते थे, पढ़ते थे, जीते थे, सिनेमा को भी साहित्य ही जानते थे, सिनेमा ही साहित्य है। सिनेमा केवल मनोरंजन थोड़ी है, मनोरंजन है, सिनेमा केवल कॉमर्स थोड़ी है। हमने पूरी तरह से कॉमर्स बना दिया, सिनेमा को व्यवसायिक बना दिया, व्यवसाय कर दिया, तो साहित्य गायब हो गया, तो साहित्य गायब हो गया तो सब कुछ गायब हो गया। तो सर आपका कोई सपना ड्रीम रोल करने का हो कि मैंने? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है। मेरा सपना यही है कि आज पूरी दुनिया, संसार स्वस्थ हो जाए, बस मेरा एक ही सपना, वही सोचता हूँ दिन रात। मेरा ये कोई सपना नहीं है मैं साहित्य में फिल्म बनाऊं, वैसा कोई सपना नहीं है। हाँ, साहित्य पढ़ो, साहित्य से मेरा संबंध है, और जो भी है मेरे पास, मेरा अनुभव, मेरी अनुभूति, मेरा प्रयोग, वो सब मैं अपनी नई पीढ़ी को पास ऑन करूँ, नहीं तो मेरे साथ ही चला जाएगा, क्या फायदा। तो अभी से ही पास ऑन करना शुरू कर दिया मैंने। बिल्कुल, धन्यवाद सर उसके लिए। तो आपने ये जो किताब निकाली है, इस किताब में ही जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सर के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। धर्म, पलायन, प्रेम और नालंदा, राममैन रावण ऐसी कविताएं हैं जो आप सबके हृदय को झकझोर देंगी, और आपको लगेगा कि कितनी मेहनत सर ने की है। जो सर का ये व्यक्तित्व हम देख रहे हैं, जो इनका बोलचाल का ढंग देख रहे हैं, एक अभिनेता के रूप में हम सब सर को देखते हैं पर्दे पर, छोटे पर्दे पर या बड़े पर्दे पर, तो एक कवि के रूप में भी आप सर को उतना ही प्यार से महसूस करेंगे कि कवि हृदय। ये जो नेगेटिव रोल भी सर ने किए, वो एक्चुअली बिल्कुल हम उनको नेगेटिव नहीं कह सकते। एक संवेदनशील हृदय है क्रूर सिंह के अंदर, मैं कहूँगी यक्कू के अंदर। तो सर आपकी बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए, धन्यवाद। और आपने कोरोना काल को बहुत अच्छे से यूज करके अपनी किताब निकाली, और एक और जो किताब आ रही है आपकी, उसके लिए भी आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें समय देने के लिए, चंडीगढ़ आने के लिए, चंडीगढ़ घूमने के लिए, चंडीगढ़ वासियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, विषम से विषम परिस्थिति को भी अगर सकारात्मक रूप से लिया जाए तो वो सकारात्मक फलीभूत होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज हम ये देख रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सबको, प्रणाम।